हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो यूट्यूब चैनल। यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, काफ़ी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ पी इज ग्रेटर देन क्यू। ओके, जो क्वेश्चन कर रहा है पहले इसे देखते हैं कि क्या आपका पी ग्रेटर देन है क्यू से। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, अब स्टेटमेंट फर्स्ट देखते। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि पी एंड क्यू यानी पी मल्टीप्लाई क्यू इज ग्रेटर देन जीरो। P इंटू क्यू इज अ ग्रेटर देन जीरो। ओके, देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन हो ना, तो आप इसको इनइक्वलिटी से सॉल्व किया करिए। ओके, देखिए इनइक्वलिटी का क्या मतलब होता है? इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि जिसका इक्वल वैल्यू ना हो, यानी जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं। आप पढ़े होंगे, जैसे इक्वेशन पढ़े होंगे, जनरली आप लोग इक्वेशन पढ़े होंगे, इनइक्वलिटी आपको बताया नहीं गया होगा। मीन्स पढ़ते हैं आप, लेकिन उसका जो टर्म्स है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसकी जो डिफिनीशन है, वो आपको बताया नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपको डिफिनीशन बता देता हूँ। देखिए इक्वेशन का मतलब होता है सिंपल, जो आप सोच पा रहे होंगे कि इक्वेशन इक्वल इक्वल वैल्यू ऑफ वेरिएबल टर्म्स। यानी हमारे पास x प्लस वन इक्वल टू, अगर मैं जीरो कहूँ तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x प्लस वन इज अ ग्रेटर देन जीरो, ओके, तो ये हमारा इनइक्वलिटी बन गया। इनइक्वलिटी मतलब जिसका इक्वल वैल्यू ना है, यानी जिस वेरिएबल की इक्वल वैल्यू ना हो, यानी वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल पे काम करता हो, वो हमारा इनइक्वलिटी होता है। और इक्वेशन जिसके हर एक वेरिएबल की वैल्यू इक्वल आती है। ओके, सिंपल। आई होप कि आपको कोई समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन कर रहा था कि P इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अगर मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में पढ़ें तो हम कुछ इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं, P इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ओके, अगर आप कहते हैं कि P इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये पढ़ना भी गलत होता है मैथमेटिक्स में, लेकिन इन जनरल आप पढ़ सकते हैं। ओके, कोई। तो देखिए P क्रॉस Q यानी P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो करेंगे, ग्रेटर देन जीरो यानी अब हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। ओके, अब आप जरा इसे सोचिए कि P और Q क्या क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको P और Q के बारे में कुछ नहीं कह रहा है कि P Q क्या है, इंटीजर है, ओके, नेचुरल नंबर है, ओके, होल नंबर है, ओके, या फिर ये आपको रियल नंबर में है, रेशनल है कि इरेशनल है, या फिर ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बस बोल रहा है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल की बात करें तो कहीं से भी हो सकते हैं, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं से हो सकते हैं। ओके, तो जरा देखते हैं, हम छोटे से पॉइंट को लेट करके चलते हैं कि पी हमारा 2 हो और क्यू जो है हमारा 3 हो। ओके, अगर पी और 2 अगर हमारे पास 3 होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पी और 2 इंटू ये हो जाएगा हमारा 6, तो 6 ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो हो गया। अच्छा, इस स्टेटमेंट के लिए तो ये फॉलो करेगा। लेकिन अगर हम पी और क्यू की वैल्यू अगर हम निगेटिव में ले लेते हैं, सपोज करो पी की वैल्यू अगर मैंने निगेटिव ले लिया, -2 ले लिया और -3 ले लिया, इस केस में भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम किसी एक वैल्यू को, मान लेट करो कि अगर हमने p को केवल -2 ले लिया और हमने q को 3 ले लिया। ओके, ले लिया, जैसे लेंगे उसके लिए क्या होगा, हमारे पास -6 आएगा। तो -6 इज ग्रेटर देन जीरो? नो, ये स्टेटमेंट हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। ओके, स्टेटमेंट अगर फेल कर गया तो हमारा क्वेश्चन को तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं रहा ना, फेल कर गया। यानी जब ये स्टेटमेंट ही फेल कर गया तो हम आंसर को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सीधी सी बात है कि जब किसी का स्टेटमेंट ही फेल कर जाता है तो केस ऐसे भी खत्म हो गया। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ओके, सेकंड केस को देखते हैं। आप इस तरीके से सोचिएगा, जो मैंने अभी बताया उसे करिएगा कि अगर स्टेटमेंट ही गलत है तो हम क्वेश्चन तक कहां पहुंच पाएंगे। ओके, आप किसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अगर वो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो केस का कोई मतलब ही नहीं रहा ना। आपको जैसा केस होगा, जिस तरीके से क्वेश्चन होंगे, उसी डायरेक्शन में आपको स्टेटमेंट को फॉलो करना होगा। तो यहां से मैंने स्टेटमेंट को क्या कर दिया, गलत करा दिया। ओके, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि आपके पास जो पी स्क्वायर है इज अ ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। ओके, कह रहा है कि पी स्क्वायर इज ए ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। अब देखिए, पी स्क्वायर इज ए ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? ओके, अगर हम पी स्क्वायर इज ए ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, इट मीन्स अगर पी हमारा ग्रेटर देन है, और यानी पी की कोई वैल्यू लीजिए, यानी आप पी और क्यू की वैल्यू पुट करिए, आप वैल्यू से सोचिए। अगर पी की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 2 जा ये 4 हो गया। ओके,
और Q की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, हमारे पास Q की वैल्यू हमने अगर 3 ले लिया तो 3 3 9 होगा। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट से जरा सोचते हैं, कह रहा है कि P इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Q है। ओके, अगर P हमारा Q से ग्रेटर देन है तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर P इज ग्रेटर देन Q है, इट मीन्स हमारे पास P की वैल्यू अगर हम -2 ले लें तो भी ये 4 होगा, इसकी वैल्यू -3 ले लें तो भी ये क्या होगा, हमारा 9 होगा, यानी पॉजिटिव में ही आएगा। तो हमें ऐसा वैल्यू यहाँ पे चूज करना है जो ऑलरेडी क्या हो, ग्रेटर देन हो, क्वेश्चन के अनुसार अगर सोचे तो P की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, अगर 3 ले लिया तो 9 होगा, तो ऑलवेज ग्रेटर देन Q होगा। नेगेटिव लेंगे तो भी आएगा इसी से, क्योंकि नेगेटिव को हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही देगा। ओके, तो बाय स्टेटमेंट फर्स्ट अगर हम इसे इस क्वेश्चन के अनुसार स्टेटमेंट सेकंड से सोचे तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, क्या स्टेटमेंट इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा होगा, फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा कुछ अलग है। हमारे पास जो इसका रूटीन है, यानी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा अलग है। ओके, स्टेटमेंट हमारा सेकंड कह रहा है कि पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अगर पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी हमेशा क्यू स्क्वायर से बड़ी होगी। ओके, ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर हम Q की वैल्यू अलग ले लें, P की वैल्यू अलग ले लें, तो कुछ केस में ये फॉलो भी कर जाएगा, लेकिन कुछ केस में ये क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। कुछ केस में फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ केस में ये क्या कर जाएगा, फेल भी कर जाएगा। अगर हम Q की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो P से ऑलरेडी ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये हर एक स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, जब ये क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द यूजिंग वन ऑफ स्टेटमेंट अलोन। ऐसा कुछ है ही नहीं, फर्स्ट तो ऑलरेडी कैंसिल है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ऐसा कुछ भी नहीं है। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि हर दोनों ही क्वेश्चन हमारे जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट, तो फिर ये है नहीं कर रहा है, यानी स्टेटमेंट डी जो होगा आपका सही होगा। यानी क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ओके, तो हमारे पास जो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर आपका डी होगा। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। थोड़ा लॉजिकल बेस है, तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को अपने अनुसार भी पैटर्न यानी अपने अनुसार पैटर्न को थोड़ा सेट करना होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।